ओके जी। अक्टूबर नवंबर का पेपर है 2020 का। यस। कंप्लीट द डायग्राम विद द रिलेटिव चार्ज ऑफ ईच ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स। तो क्या होना चाहिए बेटा इसको? पॉजिटिव प्लेट होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसको इसको क्या होना चाहिए? नेगेटिव प्लेट। ऑन द डायग्राम ड्रॉ a line to show how a separate beam of neutrons from the same source behaves in the same electric field। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो वो सीधा सीधा चला जाएगा, कहीं भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। एग्जैक्टली। Electrons in atoms up to krypton are distributed in sp and d orbitals. State the number of occupied orbitals in an isolated atom of krypton। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जरा इसकी। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दाऊद पब्लिक स्कूल। तो कितना हो गया ये? 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। एंड दिस इज। और क्या लिखो? 3D 10। ओके, कितना हो गया? कितना हो गया ये? 30। 30 हो गया। 3D 10 तक। दाऊद पब्लिक स्कूल। दाऊद पब्लिक स्कूल। 4p6 हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? क्रिप्टॉन की। तो क्या कहता है ये बेटा? क्या कह रहा है ये? क्या बताना है इसमें? जरा गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन, वो क्या पूछना चाह रहा है ये। बताइए जरा। कोई आइडिया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स कितने हैं बेटा आपके पास? एस के कितने हैं? एस के कितने हैं? 1 2 3 4। तो एस के 4 ऑर्बिटल हैं। ओके। पी के जरा देखते हैं। पी के जरा देख लेते हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है वो, सही है ना? अच्छा, फिर आइए जरा। पी में आपके पास ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो क्या कहते हो बेटा? क्या करें हम? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। यस। 3p 2p6 3p6 4p6। यस। बेटा ऑर्बिटल्स का मतलब पता है ना क्या होता है? ये देखिएगा जरा। ये बॉक्सेस बेटा, बॉक्सेस। ये बॉक्सेस तो ऐसे ऐसे पी के 3 बॉक्सेस हैं। यानी 1p में 3 ऑर्बिटल हैं। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। ये एक पी की बात हो रही है बेटा। ये एक पी की बात हो रही है। ओके। हाँ, ऐसा ही है राहत जहीर, ऐसा ही है। गुड। ऐसे ही फर्दर क्लासिफाई करेंगे इसको हम, तो मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ फर्दर। तो पी में आपके पास टोटल 3 है। और एक पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल कितने होने चाहिए? 9। टोटल कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए। px py pz, ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 सबशेल्स होते हैं। तो वो कह रहा है कि हमारे पास टोटल जो है वो पी के 3 है। तो 3 का मतलब क्या है कि 9। इसी तरह से डी पे आ जाओ आप। डी तो एक ही है। और डी का मतलब क्या है कि डी में फर्दर कितने होते हैं? 5। तो ये आपके पास आ गया 5। ओके। Complete the diagram to show the number of relative energies of the electrons in an isolated atom of silicon। That is 14। आइए जरा नीचे से शुरू करते हैं। 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 देन कितना बचा? सिलिकॉन इज 14। 14 में से हम 12 लिख चुके हैं। 4 और 6 10 और 2 12। और आगे 2 इलेक्ट्रॉन और। ओके। यस। द डायग्राम शो द टाइप ऑफ ऑर्बिटल। State the total number of electrons that exist in orbital of the same type in an atom of F9। अब फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं जरा। दिस इज पी ऑर्बिटल, राइट? दिस इज पी ऑर्बिटल। दिस इज पी ऑर्बिटल। ओके। सो फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p 2p 4 2p4। तो पी में कितने आए? यानी इसके अंदर पी कितने हैं बेटा? State the total number of electrons that exist in all orbitals of this type। तो मैं जरा पी का बना लूं।
पी का हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये पी में आ गए बेटा आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। ऑर्बिटल्स विल बी 5। ऑर्बिटल्स विल बी 5 एग्जैक्टली, बिकॉज तीन ये हैं और एस के भी दो हैं आपके पास, तो टोटल जो ऑर्बिटल्स होंगे वो 5 होंगे। गुड। The first ionization energies of elements, scandium to copper, are very similar for all these elements. It is 4s electron that is lost during the first ionization. Suggest why the first ionization energy of these elements are very similar. क्या कहते हो बेटा, क्यों सिमिलर है ये? यस, एनी आइडिया? बताएगा कोई? हाँ भैया, राहत कह रही है दे हैव सिमिलर न्यूक्लियर चार्ज। बेटा हमेशा याद रखिएगा दे आर अक्रॉस द पीरियड। यानी कि पहले स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है। दे आर अक्रॉस द पीरियड ना। बेटा जब दे आर अक्रॉस द पीरियड तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। ओके। अच्छा, और आपने ये भी देखा होगा कि मैं एक दो की कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको बात और क्लियर कर देता हूँ। Let's suppose scandium, then titanium, then vanadium, then chromium, then manganese, then nickel. ओके। मैंगनीज के बाद आयरन आता है शायद। शायद पता नहीं, चलो निकल लगा लो। बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s 3d 1 and 4s2, 3d2 and 4s2, 3d3 and 4s2, 3d4 and 4s2, 3d5 and 4s2, 3d6 and 4s2। एक चीज नोट कर रहे हो तुम लोग? इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। और आपको ये बात भी पता है कि एस को हम क्या करते हैं बेटा? एस तो लोअर एनर्जी पे होता है ना पहले, वो तो बाद में उसकी एनर्जी हायर हो जाती है। बात समझ रहे हो मेरी तुम? तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं किसमें? डी ऑर्बिटल में। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं ना डी ऑर्बिटल में, तो शील्डिंग इंक्रीज हो रही है। जब आपकी शील्डिंग इंक्रीज होती है ना, जब आपकी शील्डिंग इंक्रीज होती है तो वो आपकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ना उसको बैलेंस कर देती है। ओवरऑल जो आपकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उसको वो बैलेंस कर रहा है। लेट सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी। भाई हमने क्या पढ़ा था नॉर्मल में, अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहा हूँ, पीरियड 3 में हमने क्या पढ़ा था? यार जब हम पीरियड में चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। साइज इसलिए डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ आउटर शेल तो मतलब के सॉरी टोटल नंबर ऑफ शेल तो सेम होते हैं अक्रॉस द पीरियड, टोटल नंबर ऑफ शेल तो सेम होते हैं। जब टोटल नंबर ऑफ शेल आपके पास सेम होते हैं ना, तो फिर हम देखते हैं उसके आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या डिफरेंस आ रहा है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे होते हैं। भाई जब आपका आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो वो तो न्यूक्लियस की तरफ टाइटली अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो इंक्रीज होता जा रहा है। सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़ी इंक्रीज हो रहे हैं यार, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो इंक्रीज होता जा रहा है, तो ओवरऑल न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन बेटा और अक्रॉस द पीरियड एक और बात मैं आपको बताऊं, शील्डिंग सेम होती थी। याद करो पीरियड 3 में हम यही पढ़ते थे, शील्डिंग सेम होती थी। लेकिन यहाँ पर सीन क्या है आपके पास बेटा, कि शील्डिंग बढ़ती जा रही है। ये बड़ा अजीब मामला है यार, ये भी तो अक्रॉस द पीरियड है। लेकिन बेटा यहाँ पर शील्डिंग इंक्रीज होती जा रही है, तो याद रखिएगा शील्डिंग के इंक्रीज होने से उसकी उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है उस पे? ओवरऑल तो इसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो उसकी सेम हो रही है, उसको बैलेंस कर रहा है बेसिकली, आप ये कह सकते हो यहाँ पर। तो इसलिए इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्वाइट सिमिलर है। लेकिन अगर यही तुम पीरियड 3 को डिस्कस करोगे बाकी एलिमेंट्स को, तो वो ऐसा बिहेव नहीं करते, याद रखिएगा ये बात। अच्छा जी। तो अब मैं इसमें क्या क्या लिखूं? इसमें मैं लिखूंगा अक्रॉस पीरियड, पीरियड बोले तो स्कैंडियम टू कॉपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल increases, okay, which
causes more shielding. Which causes more shielding. Like 4s will be shielded by 3D. Okay, by 3D. Overall, nuclear charge remains same. बल्कि मुझे लिखना चाहिए इज सिमिलर. बिल्कुल सेम नहीं है बट सिमिलर है. दिस इज द रीजन कि आयनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या है, सिमिलर है. ये सिर्फ 3D एलिमेंट्स के साथ है ऐसा स्पेसिफिकली. इन टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया यार इन्होंने. क्या होता है सेम? क्या होता है सेम? बहुत मुश्किल है. बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जवाब नहीं दे सके भाई. प्रोटॉन. और डिफरेंट क्या होता है? न्यूट्रॉन. अच्छा जी. फिर क्या कहता है? State the trend in acid-base behavior of the oxides of the period 3 element from sodium to sulfur. ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हाँ भाई आमना बेटा, आप क्या कहती हो कि क्या होना चाहिए इसका आंसर? यस. हाँ भाई, एमल, अयान, फैसल, राहत, खदीजा, शमीम. व्हाट डू यू थिंक? क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाँ. एसिडिटी। देखो, सोडियम इज अ मेटल. इट forms basic oxide, and sulfur is a non-metal. It forms acidic oxide. Okay, acidic oxide. तो जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो ना, तो एसिडिक बिहेवियर उसका इंक्रीज होता जाता है. एसिडिक बिहेवियर उसका इंक्रीज होता जाता है. एसिडिक बिहेवियर इंक्रीजेस. क्योंकि क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ अब मैं. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटल टू नॉन मेटल की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं. तो इसलिए ये कहानी यहाँ पे काम आती है कि जो मेटल के होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और जो नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं. इसको मैं मेंशन कर देता हूँ. ऑक्साइड ऑफ मेटल, oxides of metal are basic, and oxides of non-metal acidic होते हैं. State and explain the trend from Na to S in the maximum oxidation number of the period 3 elements in their oxides. तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर क्यों इंक्रीजेस? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन देयर ऑक्साइड. ऑक्साइड में थोड़ा सा आपको लिख के बता दूं क्या क्या है. ये सोडियम का ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये सिलिका का है, फिर ये फास्फोरस का है, फिर ये सल्फर का है, फिर वो क्लोरीन का है. तो इसमें वो कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट्स, यानी कि पीरियड 3 एलिमेंट्स इसमें कौन से हैं आपके पास? आपके पास सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, एंड देन क्लोरीन है. सोडियम का +1 है, फिर आपके पास +2 है, फिर +3 है, फिर +4 है, फिर यहाँ निकाल लो आप क्या आ रहा है फास्फोरस का. यहाँ भी आप निकाल लो क्या आ रहा है. यहाँ भी आप निकाल लो क्या आ रहा है. बात समझ रहे हो? तो बेसिकली उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो जनरली क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड.
जब इंक्रीजेज अक्रॉस पीरियड, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के दो हैं, एल्यूमिनियम के तीन है, सिलिकॉन के चार हैं, फास्फोरस के पांच हैं, सल्फर के सिक्स हैं, क्लोरीन के सेवन है। तो हो रहा है ना यार, इसका आउटर शेल इंक्रीज हो रहा है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। यस, बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल। सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और राहत जहीर SO3। क्या SO3 बेटा? SO3 क्या? पूरा बताओ, पूरा बताओ बेटा। अच्छा आइए जरा, फास्फोरस ऑक्साइड विद वाटर, जब फास्फोरस ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? फास्फोरिक एसिड बनेगा, यानी कि H3PO4 बनेगा, यानी कि H3PO4 बनेगा। तो बेसिकली ये आपका NaOH है, ये आपका H3PO4 है, ये सोडियम ऑक्साइड है यानी कि Na2O है, इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद पानी। एंड दिस इज फास्फोरस ऑक्साइड है, दैट इज फास्फोरस 5 ऑक्साइड P2O5, एंड इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर एज वेल। तो ये बना रहा है। Why phosphorus oxide has a low melting point, but magnesium oxide has a high? Yes. हाँ जी। बिल्कुल इजी इजी, कौन बताएगा? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में बेटा, MgO में या फास्फोरस ऑक्साइड में? बेटा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये आपका आयोनिक बॉन्ड। ये क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। और जो फास्फोरस का ऑक्साइड है ना, ये कोवलेंट। ओके, पहली तो बात आपको ये पता होनी चाहिए। तो फिर हम क्या कहते हैं कि इसमें होती है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जबकि जो आयोनिक बॉन्ड होता है इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन आयंस इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। तो इसलिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट, जबकि उसमें लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट। चलो जी, ने लिख के तो भेजा है कुछ। अब ये कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्सेस ऑफ HCl से रिएक्शन कर रहा है। अब Al2O3 जो है, Al2O3 जो है, आपको तो पता है ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसमें डुअल बिहेवियर होता है। इसमें क्या होता है? डुअल बिहेवियर होता है Na Al2O3 में। ये दोनों से रिएक्ट करने की एबिलिटी रखता है, तो क्या बनेगा? AlCl3 बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन है। बैलेंस कर दो इसको जरा तुम, बैलेंस कर दो जरा। 2Al हो गया, और हाइड्रोजन 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 यहाँ मैंने लगा दिया 6। बल्कि Na से नहीं हो रहा यार, HCl से हो रहा है रिएक्शन। अच्छा यहाँ मैंने लगा दिया 6 HCl हो गया, ये 6 लगा दिया मैंने। और ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन तुम्हें लिखनी होती है। फिर वो कह रहा है NaOH के साथ रिएक्शन बता दो भाई। फिर NaOH के साथ बता दो, क्योंकि वो एम्फोटेरिक नेचर का है, वो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा।
वो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा, जब NaOH के साथ करता है ना तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है वो, ये इसको याद रख लो बेटा। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको याद कर लो। सही है ना, इसको याद कर लो कि ये बनता है प्रोडक्ट। और वाटर भी है आपके पास तो वाटर ऐड कर दो, बैलेंस कर दो इक्वेशन को। वहां पर एल्यूमिनियम कितने हैं, दो हैं, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और Na वहां पर कितने, दो हैं, तो तुमने यहाँ पर भी Na लगा दिया। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना बेटा, ये एक ऑकवर्ड सी प्रोडक्ट है। मतलब ये इसका तुम डिटेल A2 में पढ़ोगे कि ये बेसिकली होते क्या है, किस तरह से ये जो है ना डबल मेटल के सॉल्ट कैसे बन जाते हैं, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जरूरी नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि बेटा पूरी केमिस्ट्री में वन एंड ओनली, जिसे कहते हैं ना इकलौती प्रोडक्ट, कहते हैं ना इकलौता बच्चा, ये वो है। तो इसलिए हम इकलौते बच्चे के नाम को याद कर रहे हैं अभी। जब ये बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे कि इसके पीछे सिनारियो क्या है। फिर कह रहा है लैटिस स्ट्रक्चर, सिलिका का लैटिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करो। यू शुड यू शुड इंक्लूड अरेंजमेंट ऑफ सिलिकॉन। अरेंजमेंट ऑफ सिलिकॉन आपको बताना है। सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कैसे बना हुआ है, बेसिकली आपको वहां पर ये बताना है। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इट्स जस्ट लाइक अ डायमंड। अगर आपको याद हो, इट्स जस्ट लाइक अ डायमंड, ये डायमंड की तरह होता है सिलिका बेसिकली ना। और और जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। टेट्राहीड्रल इसका ज्योमेट्री है, टेट्राहीड्रल कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हैं सारे के सारे, अ लॉट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। तभी तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं ज्यादा। इसमें ना कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। अच्छा, मैं रात को भी ये क्लास में कह रहा था बच्चों को, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, कह रहा है सर वो कोवेलेंट बॉन्ड तो आपने बताया था वीक होता है, और अभी आप खुद कह रहे हैं कि इसका तो मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, ये तो जायंट है, इसका तो ये है, इसका तो वो है। आपने खुद ही तो कहा था कोवेलेंट वीक बॉन्ड होता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कोवेलेंट वीक बॉन्ड होता है, मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन बेटा जब बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स मिल जाते हैं ना तो फिर वो स्ट्रांग हो जाता है। ये तो ऐसे ही बिल्कुल अपनी कॉपी का एक पेज फाड़ो आसानी से फट जाएगा। मैं अगर बोलूँ पूरी नोटबुक एक साथ फाड़ो तो तुमसे नहीं फटेगी। हालांकि एक पेज की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब वो कंबाइन हो गया तो स्ट्रेंथ उसकी खुद ब खुद क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, नंबर वन, पहले तो आप बोलोगे कि सिलिकॉन इज अटैच्ड with four oxygens tetrahedrally, tetrahedrally, and it is having giant covalent structure, giant covalent structure. Okay. Sodium oxide with silica. Write an equation. Sodium oxide is Na2O and silica is SiO2। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा, दिस इज द सॉल्ट। आपको तो पता है ये एसिड, सॉरी बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है। और ये एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि जब इसको तुम वाटर में डालोगे ना तो HCl बनाता है ये क्या बनाता है, HCl बनाता है। वो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, SiO2 को, SiO2 का अगर हम रिएक्शन करवाए किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या ये रिएक्शन कर लेगा या नहीं करेगा, SiO2? क्या कहते हो? SiO2 का अगर तुम रिएक्शन करवाओ तो क्या HCl के साथ करेगा, नहीं करेगा ये रिएक्शन? नो रिएक्शन, गुड। क्यों? कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, सही है ना, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है इसके पास। अच्छा, तो तभी तो उससे रिएक्शन कर लिया उसने। अब क्या कह रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन बताओ किसकी, तुम सोडियम कार्बोनेट की, फॉर्मिंग सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन, सब कुछ तो बता दिया इन्होंने तुम्हें, सब कुछ तो बता दिया। कह रहा है इसको तोड़ो और तुम बना लो Na2 और सोडियम ऑक्साइड, और तुम बना लो कार्बन का ऑक्साइड। सिंपल। राइट एन इक्वेशन। कितनी सारी इक्वेशन आ रही है, देख रहे हो तुम कितनी सारी इक्वेशन है। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ PCl5, तो तुम्हें ये बात तो समझ आ गई कि तुम्हें PCl5 बनाना है, दैट इज द प्रोडक्ट। किससे बनाना है, फॉस्फोरस का रिएक्शन करवाना है किससे, क्लोरीन से। तो आपको तो पता है
फॉस्फोरस की जो स्टेबल फॉर्म होती है दैट इज द P4। इक्वेशन को बैलेंस कर दो, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, और ये 10Cl2, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। फैसल पी नहीं P4, क्योंकि फॉस्फोरस की स्टेबल फॉर्म P4 है। तो इस क्वेश्चन में हिंट क्या है कि अगर बच्चे को ये नहीं पता कि P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गलत हो जाएगा। एक ही मार्क की क्वेश्चन, एक ही मार्क की इक्वेशन है। इसमें गलती करोगे वो भी नहीं मिलेगा। PCl5 में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बताओ। बेटा स्ट्रक्चर इसका सिंपल मॉलिक्यूलर है। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? थ्रू दिस थ्रू दिस मेल्टिंग पॉइंट कम है इसका। मेल्टिंग पॉइंट कम है इसका। और बॉन्डिंग कैसे पता लगी? दोनों नॉन मेटल है। दोनों नॉन मेटल है। तो जब दोनों नॉन मेटल होंगे तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड हैविंग कोवलेंट बॉन्ड। Give one other observation you would make when PCl5 reacts with excess water। तो बेटा जब PCl5 ने वाटर के साथ रिएक्शन किया ना, तो वो क्या कह रहा है? द PCl5 reacts vigorously to form a colorless solution। तो ये पानी के साथ रिएक्शन करवाया मैंने इसका। ओके, पानी के साथ करवाया। इसने हमें क्या दिया बेटा? HCl दिया। इसने हमें क्या दिया? HCl दिया। और याद रखना, कभी भी अगर HCl बनेगा ना, तो आप कहोगे मिस्टी फ्यूम्स। मिस्टी फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। अब मिस्टी फ्यूम्स क्यों बने? ड्यू टू HCl। राइट द इक्वेशन। ये चीज अब इक्वेशन भी पूछ रहे हैं भाई। तो PCl5 जब रिएक्शन करेगा पानी के साथ, पहले तो मिस्टी फ्यूम्स बना के अपने एक मसले को हल करो। फिर पता है क्या बनता है? H3PO4। तो अब आप देख लो, इसको बैलेंस कर लो यार। 4 लगा दो इधर। P और P बैलेंस्ड है पहले से, तो यहाँ पे 5 लगा दो, और इक्वेशन बैलेंस होगी। बल्कि 5 3 जा 15 हो गया। 5Cl, तो यहाँ पे 5, हाँ यहाँ लगा दो 5, ताकि Cl भी 5 हो गया आपके पास। एस्टिमेट द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्या कहते हो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच क्या होनी चाहिए? चूंकि HCl इज फैसल, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट्स व्हाई द पीएच इज 2। ओके, या 3 लिख दो, मर्जी है। आइडेंटिफाई अ रिएजेंट दैट कुड बी यूज्ड इन रिएक्शन 1। बेटा रिएक्शन 1 क्या कहते हो? सर इन द एग्जाम कैन वी गिव पीएच इन रेंज? नहीं। रेंज में आपको पता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कितनी होती है, तो आप लिख कर आ जाओ। और मार्किंग स्कीम में रेंज दी हुई होती है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना कि मैंने तो 2 लिखा होगा, किसी और बच्चे ने 3 लिखा होगा, तो नो टेंशन। 0 से लेकर 4 तक होती है। सही है, उसके बाद वीक एसिड शुरू हो जाता है। बेटा रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है, जरा देखिएगा। रिएक्शन 1 में क्या नजर आ रहा है तुम्हें? मुझे तो कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है। और ये क्या है? ये तो प्राइमरी अल्कोहल है। क्या करूं? रिड्यूस कर दूं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? LiLH4। What is mean by the term optical isomer? What is mean by the term optical isomer? And circle any atom in T that give rise to optical isomerism. Chiral center. So you have to take the chiral center. This is a chiral center. अगर आप मुझसे पूछेंगे क्यों, तो मैं कहूंगा ये हाइड्रोजन है। दिस इज हाइड्रोजन। ये अलग ग्रुप है। ये अलग ग्रुप है। ये अलग ग्रुप है। ये अलग ग्रुप है। तो दिस इज अ chiral center।
पैरेलल क्या होता है? अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स। और इसको डिफाइन कैसे करें? हम ऑप्टिकल आइसोमर को डिफाइन कैसे करें? ऑप्टिकल आइसोमर को मॉलिक्यूल दैट गिव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एस विद एक्सेस HCl। देखो, मेजर प्रोडक्ट वो तुमसे कह रहा है। मेजर प्रोडक्ट वो होती है जिसमें कार्बोकैटायन आपका हैवी हो, यानी कि 2 डिग्री या 3 डिग्री हो। मेजर प्रोडक्ट, एक तो मेजर प्रोडक्ट आपकी स्टेबल होनी चाहिए, होती भी है। कार्बोकैटायन विद मोर एल्काइल ग्रुप्स। तो आप एक काम करें, बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर बनाएं इसका। ओके, एज इट इज। और यहां लगाओ Cl को। Cl को यहां लगाओ। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि बेटा Cl नेगेटिव था। नेगेटिव हमेशा कहाँ आके लगता है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव हो। तो ये यहाँ आके लग गया। तो अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो इस कार्बन के साथ एक आर ग्रुप ये है, एक आर ग्रुप ये है, एक आर ग्रुप ये है, तो ये तो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन था। और आप तो आपको पढ़ाया है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अगर मैं कहता हूँ कि आप क्लोरीन यहाँ लगा दो, तो मतलब Cl माइनस यहाँ लगा है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव होता चार्ज। तो ये तो आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन था। प्राइमरी कार्बोकैटायन तो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू टर्शरी, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट में आपने Cl यहाँ पर लगाना है। शेप एंड बॉन्ड एंगल, इजी क्वेश्चन। शेप एंड बॉन्ड एंगल। NCl3 का डॉट एंड क्रॉस बना लो, पता लग जाएगा 1 मिनट में। तो NCl3 का डॉट एंड क्रॉस कुछ ऐसा होता है। तो इसके पास है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो ये पिरामिड शेप होती है। और 107 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, यस स्पेशल। 107 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म वीक रॉस्टेड लोरी एसिड? Acid is a proton donor. Species that is proton donor and partially dissociates. Yes, 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 yes. Calculate the final total pressure inside the sealed container at 20 degrees Celsius after the NCl3 has fully decomposed. बेटा जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको मैं, फटाफट करो फिर मैं बताता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। शाबाश, शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी बेटा जल्दी। फटाफट फटाफट फटाफट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गैसेस के लिए होता है, ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज यूज्ड फॉर द गैसेस।
जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो पक्की बात है कि तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे और पी निकालोगे यहाँ से। एन होता है मास अपॉन एम आर। आर है 8.31। टेम्परेचर 20 है, इसको तुम केल्विन में चेंज कर लो। 20 प्लस 273, आई थिंक 293, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब, इन्होंने दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। तो दो दफा 1000 से डिवाइड कराओ। मास आपको दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है 0.241। लेकिन एक मसला है, ये मास आपको NCl3 का दिया हुआ है। ये मास आपको NCl3 का दिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्या देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम एक काम करते हैं, साइड पे इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल ऑफ NCl3 इज इक्वल टू मास ऑफ NCl3, दैट इज 0.241 डिवाइडेड बाय NCl3 का एमआर बताना यार जरा जल्दी से। बताना जरा बेटा, NCl3 का एमआर। Cl होगा तो 0.5 में आंसर जरूर आ रहा होगा। जल्दी 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 जल्दी। NCl3 का एमआर बताओ। नाइट्रोजन 14 है और Cl 35.5 इंटू 3 है, तो टोटल 120.5। डिवाइड कराओ, जरा आंसर बताओ क्या आ रहा है। ये तो कर दो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है भाई। जल्दी करो, शाबाश। नंबर ऑफ मोल्स बताओ क्या आ रहा है। यस, जल्दी करो यार। बेटा हाथ मशीन की तरह चलने चाहिए तुम्हारे, दिमाग मशीन की तरह चलना चाहिए तुम्हारा। जल्दी करो। हाँ भाई, चैंपियन फैसल, अयान, हेमल, आमना, खदीजा, क्या बेटा। जल्दी करो यार बेटा, नींद की दवाई तो नहीं खा के आए हो तुम लोग आज। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी। देखो मैंने सही किया यहाँ तक। ये तुमने जो मुझे मोल बताए NCl3 के, तुमने जो मुझे मोल बताए NCl3 के, वो हैं 2 एक्सपोनेंट -3, 0.241। मैं भी डिवाइड कर रहा हूँ। 0.241 डिवाइडेड बाय 120.5 का आंसर आया 0.002। 0.002 का मतलब 2 एक्सपोनेंट -3। अब मुझे जो मोल चाहिए वो तो N2 के चाहिए। कैसे पता लगा N2 के चाहिए? क्योंकि जो ये कह रहा है अनरिएक्टिव गैस है, वो तो N2 होती है अनरिएक्टिव गैस, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके अंदर, ये अनरिएक्टिव गैस है तुम्हारी। तो मैंने मोल रेशो लगाया। मैंने क्या किया? मोल रेशो लगाया। किसके बिटवीन मोल रेशो लगाया मैंने? NCl3 के बिटवीन और N2 के बिटवीन, दैट इज 2:1। मैंने जो मोल फाइंड आउट किए हैं वो NCl3 के किए हैं, सो 2:1 का मोल रेशो है, मुझे N2 के मोल्स चाहिए। तो डिवाइड करवाइएगा जरा बेटा, क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? यस। हाँ जी। ओके, 0.001। 0.001, तो अब इसको तुम यहाँ पुट कर दो। मैं इस मास अपॉन एमआर को हटा रहा हूँ, डायरेक्ट एन लगा रहा हूँ। सही है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, तो इसको तुम पुट करोगे तो तुम्हारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। दैट्स इट। आंसर बता दो जरा। फैसल कह रहा है कि, फैसल कह रहा है कि आंसर आ रहा है आपके पास 9740। अच्छा, इसमें एक और टेक्निकल मिस्टेक है जो मैंने की है। वो टेक्निकल मिस्टेक मैंने क्या की है कि उसने एक चीज बताई है, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि टोटल प्रेशर इनसाइड द सील कंटेनर। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर की बात कर रहा है वो, टोटल प्रेशर। सही है। और उसने ये भी आपको बता दिया कि जो सील्ड कंटेनर है उसके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन गैस है, कंटेन्स एन अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ दिस। उसका प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है, उसका प्रेशर इन्होंने तुम्हें दिया हुआ है।
सही हो गया। तो अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, इसका प्रेशर इन्होंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ओके। जो 2:4 का बन रहा है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये काम की बात है। रेशो जो मैंने यहाँ लिखा है ना, मैंने जो रेशो यहाँ लिखा है ना, वो 2:1 का लिखा है। लेकिन उसने टोटल की बात की है, तो मैं टोटल को देखूंगा ना। मैं टोटल को देखूंगा ना, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मुझे 2 मोल्स इसके दिए हुए हैं, और मुझे नाइट्रोजन देना चाहिए, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए टोटल गैस। टोटल गैसेस, तो टोटल गैसेस का जो मोल है वो कितना है, 4 है। अब तुम इसको सॉल्व करो जरा, मोल्स का क्या आंसर आ रहा है। अब बताइएगा जरा मोल्स का क्या आंसर आ रहा है, ताकि मैं उसे एक्स की एन की जगह पुट करूं। अब बताओ जरा जल्दी से, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो 0.004 आएगा। इसको तुम यहाँ रखो एन की जगह, 0.004 को तुम यहाँ रखो, और फाइनली तुम्हें प्रेशर पता लग जाएगा इन पास्कल। सिंपल सी बात है। तो ये इस क्वेश्चन में इन्होंने घुमाया है। तो इसको तुम्हें समझना है कि जो भी वो चालाकियां करेगा, वो तुम्हें चालाकियां पता होनी चाहिए, पकड़ो इनको, तुम ये कर रहा क्या है तुम्हारे साथ। तो टोटल प्रेशर कहकर इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बेटा, ये कंसीडर करनी होती हैं। तो ये ना, इनको देखना होता है, तो गौर से पढ़ा करो क्वेश्चन को। ओके। तो ये टोटल प्रेशर की बात कर रहा था, तो हमने मोल रेशो लगाया था 1:2, लेकिन एक्चुअल में टोटल मोल्स ऑफ गैसेस का लेना था, दैट इज 2:4। आइए जरा, दैट अकर्स इन रिएक्शन वन। रिएक्शन वन में क्या हो रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है रिएक्शन वन में। दिस इज एल्डिहाइड, this is aldehyde, and this is carboxylic acid। बेटा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। अब आपको तो पता है कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कब चेंज होता है, जब आप उसको ऑक्सीडाइज कराते हो। तो ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है भाई। ये क्या है, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सिंपल सी बात है ना। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। बेटा वो कैलकुलेशन छोड़ना नहीं, पूरी करना, सही है ना। इसको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ये पेपर में आखिर में भेज दूंगा आप लोगों को, तो पूरे पूरे पेपर अपने पास रखो, काम आएंगे बाद में। तो मुझे बताओ जरा, इसका क्या आंसर आ रहा था, अभी कर देता हूँ, बाद में रह जाएगा, फिर ये सारे पेपर इसी तरह रह जाते हैं। जल्दी बताओ, इसका आंसर बता दो मुझे फटाफट। शाबाश, जल्दी से। यस, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, ये मैं नंबर नहीं लिख सकता अपने उसमें। जल्दी बताओ। लिखा तो जाएगा, बस लंबी हो जाएगी। फैसल कहता है 38960। 38960। 38960। ओके, अच्छा, एक प्रेशर इन्होंने तुम्हें दिया भी हुआ है। एक प्रेशर इन्होंने तुम्हें दिया भी हुआ है। ओके। तो जब तुम इसको टोटल प्रेशर करोगे ना, जब तुम इसको टोटल प्रेशर करोगे, तो तुम इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करवा दोगे, क्योंकि वो फाइनल टोटल प्रेशर की बात कर रहा है। तो 38960 प्लस 1 एक्सपोनेंट 5, तो यहाँ पर आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक प्रेशर आपको दिया भी हुआ है। ओके, याद रखिएगा ये बात। सजेस्ट द रिएजेंट्स एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन वन। भाई आपको ऑक्सीडाइज करना है, क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है आपको। तो बड़ा मशहूर और मारूफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज K2Cr2O7। और K2Cr2O7 एसिडिफाइड होना चाहिए। एसिडिफाइड होना चाहिए, क्योंकि बगैर एसिड के ये रिएक्शन नहीं कर पाता। और प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट H फ्रॉम रिएक्शन टू। रिएक्शन टू में क्या हो रहा है, कि वो सिर्फ सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, अब तुम्हें तो अच्छी तरह पता है। एक पार्ट उसका एल्डिहाइड है ना। जी का एक पार्ट एल्डिहाइड है, ये वाला। और ये तरफ अल्कोहल है, तो सोडियम तो रिएक्शन करता है अल्कोहल से। सोडियम तो रिएक्शन करता है अल्कोहल से, तो बिल्कुल मैं ऐसे ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 कार्बन के साथ। मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 2 3, ये आपका ONA आ गया। ओके, ये आपका एल्डिहाइड था, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है।
तो सिर्फ अल्कोहल रिएक्शन करता है, सोडियम से एल्डिहाइड नहीं करता। स्टेट व्हाट यू वुड ऑब्जर्व इन रिएक्शन थ्री। रिएक्शन थ्री में टॉलेंस रिएजेंट है, तो टॉलेंस रिएजेंट जब भी होता है तो आपको क्या नजर आता है? आपको क्या नजर आता है? सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय रिएक्शन फोर। रिएक्शन फोर में टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। बेटा ये क्या है आपके पास? मैं इसलिए आपको प्रोडक्ट के फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ कि को पता लगे ये एस्टर का ग्रुप है यार। और एस्टर का ग्रुप बनाने के लिए यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। सो टाइप ऑफ रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन। नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शोन बाय जी एंड जे। जी एंड जे। तो बेटा अगर आप गौर से देखें इस OH की पोजीशन, ये पहले नंबर पर है और यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर है। So this is positional isomerism. पोजीशन चेंज है। Suggest one chemical test that can distinguish G से, G को J से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? बेटा G में और J में दोनों में एल्डिहाइड है। दोनों में क्या है? एल्डिहाइड है। तो लेकिन दिस इज, तो आप एक काम करें ना, जो चीज सेम है आप उसको तो डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते, ये तो इसको तो छोड़ ही दो। बट दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज 2 डिग्री। So you can use what? Alkaline aquaciderine test, iodoform test। उसको फेमस, फेमस है काफी। आप उसको क्या कहो? आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या क्या ऐड करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम? I2 + NaOH। Add I2 + NaOH aqueous। Result with G, no change, no change। क्योंकि प्राइमरी के साथ थोड़ी करता है ये तो सेकेंडरी के साथ करता है। So, so J के साथ it would give you the yellow PPT। It would give you the yellow PPT। तो ये डिस्टिंग्विश हो गए दोनों। और ये टेस्ट बहुत कम बच्चों को याद होता है, बड़ा मतलब पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया। टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग तो का तो फौरन से नाम बता देंगे, लेकिन इसमें उनकी जान जाती है बताते हुए। तो बेटा ये चीजें याद रखो। स्टेट द रोल ऑफ NaBH4। हमेशा हमेशा दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के क्या होगा? के Al2O3 सब बच्चों को पता है ना कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। Al2O3 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। दिस इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझने के लिए इसका फॉर्मूला ड्रॉ कर दो नीचे बेटा, ताकि बात क्लियर हो जाए। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। H। मैं नहीं लगा रहा है यार। Al2O3 यूज करोगे ना तो वाटर रिमूव हो जाएगा। यहां से भी वाटर रिमूव होगा और यहाँ से भी वाटर रिमूव होगा, तो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। तो अब तुम एक काम करो, एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड आ गया। दिस इज योर प्रोडक्ट। क्या था इसमें यार? कितना आसान है ना, देखो। Br2 रिजल्ट विथ P। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। Br2 तो एल्कीन से करता है भाई, एल्कीन से करता है। नो चेंज, नो रिएक्शन, नो चेंज। रिजल्ट विथ Q, रिजल्ट विथ Q, नो चेंज। Q कौन सा एल्कीन है? वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर, तो वो कीटोन है। 2,4 डाइनाइट्रो, नो चेंज। ओनली रिएक्ट विथ कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे ये देगा ऑरेंज PPT, क्योंकि ये कार्बोनाइल कीटोन का है। दैट इज, दिस इज कीटोन एंड दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड।
aqua sodium carbonate, bubbles, effervescence, fizzing, क्योंकि carboxylic acid is an acid. Acid always react with carbonate. No change, क्योंकि कोई एसिड नहीं है इसके अंदर. ओ हो. Identify the bonds responsible for the absorption marked X and Z. मार्क X and Z. तो बेटा आप अगर X को देखिए जरा, तो X इज दिस इज X, दिस इज X, एग्जैक्टली दिस इज X, एंड दिस इज योर, एंड दिस इज योर Y, दिस इज योर Y. कुछ ऐसा. तो बेटा टेबल जरा देखिएगा, मैं रीडिंग आपको बता दूं जरा निकाल के. दिस इज 1600, 1700, 1800. ओके. तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, कहाँ गया, नहीं दिया हुआ. चलो खैर. उन्होंने फिर क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन, द स्टूडेंट एनालाइज एल यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हाइड्रोकार्बन चेन. ओके. आर रिप्रेजेंट्स, आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन मार्क एक्स एंड जी. पुराना पेपर है ना, तो तभी इन्होंने उस पर दिया नहीं हो, लेकिन अब वो दे देता है आपको. वैसे कार्बोनाइल पे होते हैं ये जो आपके पास 16, 17, 1800 की पीक आ रही है ना बेटा, तो एक्स इज फॉर द कार्बोनाइल ग्रुप, और जो जी आ रही है आपके पास वो इस वाले बॉन्ड की होती है. ये मैं मेंशन करके दिखा दूं आपको. मैंने जो कलर दिए ना, मैं वही कलर वहां पे पेस्ट कर रहा हूँ. तो जो ये वाला बॉन्ड है ना आपके पास, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड, बेटा ये एक्स है. और और आपके पास जो ये सी ओ का बॉन्ड है, ये आपके पास वाई है, जी है. सही है. वाई है बल्कि, सॉरी. तो ये आप, वैसे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट मैच ही करना है आपको वहां से निकाल के, इसमें कौन सी बड़ी बात है. नेम एम, नेम एम. हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड केमनोफोर ने किया क्या. कह रहा है एब्जॉर्प्शन Y shows that L has carbon carbon double bond. Absorption Y shows that, absorption Y shows that carbon carbon double bond. Okay. You have carbon carbon. अच्छा Z ये है आपके पास, ये Z है आपके पास. ओके. अच्छा Y के बारे में, क्योंकि उसने आगे कह दिया ना कि ये द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक है. जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक है प्रेजेंट इन द आर ग्रुप, यानी ये जो आर ग्रुप है ना, इसकी पीक आ रही है कहाँ पर, Y पर. If the student decided to treat L with hot concentrated acidified potassium manganate, the products of the reaction are shown. एक चीज नोट कर रहे हो तुम लोग कि हम हम एल्कीन की जब ऑक्सीडेशन करते थे डबल बॉन्ड की एसिडिफाइड से, तो अगर डबल बॉन्ड यू बना हुआ होता था, लेट्स सपोज ये आर ग्रुप लगे हुए हैं, ये एच लगा हुआ है, ये आर लगा हुआ है, ये आर लगा हुआ है, जब इसको तुम यहाँ से तोड़ते थे तो कुछ ऐसा बनता था ना, कुछ ऐसी चीज बनती थी, अगर आपको याद हो बेटा, कुछ ऐसी चीज बनती थी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था, है ना. तो अब वो उसने आपको एक प्रोडक्ट बनाकर देती, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. उसने एक आपको आइडिया दे दिया कि दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये एम क्या है जो यहाँ से निकला है बेटा, ये क्या है. उसकी आइडेंटिफिकेशन वो आपसे मांग रहा है कि वो क्या है. तो यहाँ से आपको सोचना है, बहुत समझने वाला सवाल है ये, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा एसिड होगा, क्योंकि है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही, है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही. तो अब मैं एक चीज से आपको यूं समझा सकता हूँ ये क्वेश्चन, कि थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं बेटा. L is shown, R represents a hydrocarbon chain. Okay. अब उसने पहले आपको बताया कि R represents a hydrocarbon chain, और absorption Y shows that L has a carbon carbon double bond. सही है. इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है. जाहिर सी बात है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस R के अंदर होगा.
अब हुआ ये कि उसने आपको फॉर्मूला बता दिया कि ये फॉर्मूला है। तो अब आप एक काम करो, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ कुछ ऐसे करके, CH2 CH2 और इसका नाम दे दो कि ये आपके पास कार्बन कितने आ रहे हैं, 6 कार्बन। तो ये आपके पास हो गया हेक्सानोइक एसिड। ये आपके पास क्या हो गया, हेक्सानोइक एसिड। फिर ये कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल बता दो। अब तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल बता दो तुम कि उसमें कार्बन कितने होंगे। तो काउंट करते हैं जरा कार्बन। एक तो ये हो गया, दो, तीन, ये चार। चार ये हो गए, ओके, चार ये हो गए, पांच, ये छः, पांच, ये छः, छः इसमें हो गए कार्बन। और जाहिर सी बात है, जब ये आर में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ था तो यहाँ से टूटा होगा ये। तो जो ये वाला पार्ट था वो ये आ गया आपके पास, और जो इसका पिछला पार्ट था यानी कि ये वाला, वो इसने इसमें इन्होंने डाल के दे दिया, इन्होंने डाल के दे दिया। ओके। तो अब मैंने क्या किया कि C12, क्योंकि 6 कार्बन इसमें हो गए, 6 कार्बन हमारे पीछे उसमें हो गए। हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूं तो हाइड्रोजन में आपको गिनवा देता हूँ, जरा देखते हैं कितने हाइड्रोजन है हमारे पास। इसके साथ दो हाइड्रोजन है, दो इसके साथ है, चार, ओके। और एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, पाँच, पाँच, फिर यहाँ भी होगा, छः, सात, सात ये हो गए। और इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें गिनो जरा। तीन और दो पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, कितने हो गए टोटल, बताओ जरा। मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दूं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है इसका, देख लेते हैं जरा। दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ना यहाँ पर, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पक्की बात है कि कुछ डबल बॉन्ड इन्होंने यहाँ लगाया होगा। अगर ये यहाँ से टूटेगा तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5 6। बेटा अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ूं तो ये वाला पोर्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और ये वाला पोर्शन भी तुम्हारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कुछ ऐसा ही है ये स्ट्रक्चर। अब इसमें काउंट करो जरा तुम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। तो मैं इसको रेड से कर रहा हूँ, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है। तीन और दो पाँच, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन। देख रहे हो तुम, ये इसके पीछे मंतिक क्या है, ये मंतिक है इसके पीछे। तो अब अगर तुम्हें ये बनाना नहीं आएगा तो तुम हाइड्रोजन को गलत काउंट कर लोगे, क्योंकि हाइड्रोजन वहां से काउंट नहीं हो सकते। कार्बन तो चल जाएगा, हाइड्रोजन वहां से काउंट नहीं हो सकते क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, तो वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हुआ, इसको मैं कर दूंगा अभी। और बाकी पेपर्स भी करते रहो, जो क्वेश्चन हो बेटा पूछते रहा करो। बहुत सारे बच्चे पूछते भी रहते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे बिल्कुल साइलेंट पे हैं, तो पूछते रहा करो।